नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। और ये नोट्स मेरे अपने खुद के बनाए हुए हैं और इनको पढ़कर ही मैंने अपना टेस्ट क्वालिफाई किया था। और आशा करती हूँ कि आपका भी अब की बार जेआरएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं और ये नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। इसकी जो समय सीमा है युग की 1900 से 1920 या 1918, दोनों ही मानते हैं। कुछ विद्वान 1918 तक मानते हैं, कुछ 1920 तक मानते हैं। तो इस युग में दो धाराएं चली थी। ठीक है, दो धाराएं चली थी। एक तो थी अनुशासन की काव्य धारा और एक थी स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आए? अनुशासन की काव्य धारा के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, उपाध्याय सिंह हरिओद है ये, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय। ठीक है। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के कवि हैं मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे और राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो अब देखते हैं सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। इनका जन्म है 1864 और मृत्यु है 1938 ईस्वी। मूल नाम इनका महावीर सहाय था। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। साहित्य में आने से पूर्व ये रेल विभाग में कार्यरत थे। इन्हें रूढ़िवादी आलोचक कहा जाता है। सुकवि किंकर भी कहा जाता है इनको। ये आर्य समाजी थे। आर्य समाज के सिद्धांत इनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। आर्य समाज का प्रकोप जो इनकी रचना है 1914। इनका लेख है 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में संपत्ति शास्त्र नामक ग्रंथ की भूमिका प्रकाशित हुई थी। और हिंदी साहित्य का पहला अर्थशास्त्र से संबंधित ग्रंथ भी यही है, संपत्ति शास्त्र। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी आलोचक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उनका इन पर गहरा प्रभाव था। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने संपत्ति शास्त्र को इनका ग्रंथ नहीं मानकर अनुवादित ग्रंथ माना है। द्विवेदी जी के अनुसार, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, मेरी कविताएं तुकबंदी के अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात वे अपने आप को बहुत ही कम श्रेणी का कवि मानते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुकबंदी की है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कोतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। नए परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और नए स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता है, हो सकती है। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत हो चुका श्रृंगार का वर्णन करना, उन्हीं बातों को खूबसूरती के साथ पेश करना। अब थोड़ा सा संभल जाओ, अनुशासन की कविताएं लिखो। बहुत सारे विषय हमारे सामने हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से सरस्वती में लिखते थे और कविता भी करते थे। सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था 1903 से 20 तक। जो ये पत्रिका अभी बारे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में इंडियन प्रेस प्रयाग इलाहाबाद से हुई थी। इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष और प्रारंभिक संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, जो 1900 से लेकर 1903 तक रहे और 1903 से लेकर 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है कि भाई ज्यादा आडंबर पूर्ण भाषा है वो क्लिष्ट हो जाती है और आम जनता की समझ से परे हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि खड़ी बोली के जो आम बोलचाल के शब्द है उनका प्रयोग करके आप कविता कीजिए। इनके काव्य संग्रह हैं
काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, सूत पंचाशिका, द्रौपदी वर्धन, टेसु की टांग, जम्बू का न्याय, गंधर्व काव्य, वाणावली, कुमुद सुंदरी, बाल विधवा विलाप। इनकी कविताएं हो गई हैं। अब देखते हैं इनकी कविताएं आदर्श, नैतिकता, मर्यादा, राष्ट्र प्रेम जैसी विशेषताओं को लेकर लिखी गई। इनका कहना था, साहित्य संचित कोश निधि होता है, स्वर्गो नरक ठिकाना नाही। इनकी प्रसिद्ध कविता है, ठीक है, कि जो साहित्य होता है वो संचित कोश होता है, आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ती हैं, तो उसमें अनुशासन हो, राष्ट्र प्रेम हो, मर्यादा में लिखा जाए, नैतिक बातें हों, इस प्रकार से। इनके अनुवादित ग्रंथ हैं विनय शतक, भ्रतर्हि, बिहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी। कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है ऋतु तरंगिणी। अब है इनका निबंध, रसरज्ञ रंजन, साहित्य संदर्भ, साहित्य सीकर और भाई अद्भुत आलाप। सन 1920 में सरस्वती से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद हमारे जो दूसरे अनुशासन में रहने वाले जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 में और मृत्यु 1964 में। जन्म स्थान चिरगांव झांसी। पिता का नाम है श्याम शरण दास। इनके गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इनका पहला काव्य संग्रह है रंग में भंग, 1909 में सरस्वती में छपा था। यह एक लघु खंड काव्य है और इसमें राजपूतों की आन बान शान का वर्णन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा है, क्योंकि इन्होंने भी राम के बारे में लिखा है। आगे इनकी रचनाएं होंगी जिनके कारण प्रसिद्ध हुए, वो भी बताएंगे। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। इनकी रचना भारती से प्रभावित होकर। इनकी रचनाएं हैं रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917 और इनका जो प्रिय छंद था वो था हरि गीति का छंद। इन्होंने द्विवेदी युग के जितने भी कवि हुए हैं उनमें सर्वाधिक शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया। सर्वाधिक जन जागरण भी इन्होंने ही किया। द्विवेदी युग में नारी पात्रों को सम्मान दिया, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे आगे, जैसे यशोधरा है और उर्मिला के बारे में लिखा इन्होंने, तो वो बहुत ही सराहनीय है। पंचवटी 1925, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। ये क्रमानुसार लिख रखे हैं इनकी रचनाएं, पढ़ लेना। हिंदी साहित्य में राम कथा पर आधारित रामचरितमानस के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रचना साकेत है, ठीक है। और साकेत में ही जो उर्मिला का विरह दिखाया गया है, जो लक्ष्मण की पत्नी थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये बात है, ठीक है। रामचरितमानस के बाद और दूसरी महत्वपूर्ण रचना साकेत है। इन्होंने साकेत की रचना सरस्वती के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर की थी। भी राम सीता का लक्ष्मण का तो बहुत जिक्र है, परंतु उर्मिला जिसने अपना जो कितने साल बिना पति के राजमहल में बिताए, तो वो भी सराहनीय है। तो उसके ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं लिखा है, उदासीन हो गए हैं कवि, तब इन्होंने इसके ऊपर लिखा था। साकेत पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। इन्होंने, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य लिखे हैं। महाकाव्य हैं
पहला तो साकेत जिसमें 12 सर्ग हैं और दूसरा है जय भारत 1952 में। मैथिली शरण गुप्त और जो इनके खंड काव्य हैं ये वाले पंचवटी, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, ये इनके खंड काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक में छपती थी। इन्होंने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कविता लिखी थी। ये कार्ल मार्क्स वही है जिन्होंने मजदूरों की जो क्रांति थी उसकी अगुवाई की थी, मजदूरों को उनके हक दिलवाए थे। उसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।